नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और ऐसी आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं रेलवे की जितनी भी नई वैकेंसीज आने वाली है ना 2026 और 2027 के अंदर, उन सभी के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोगों के लिए रहेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट बच्चों को यही रहता है कि हम लोग रेलवे के अंदर ही कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते। तो आज अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा कवर कर लिया ना, तो बच्चे आप लोगों का रेलवे की वैकेंसीज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सारा का सारा डाउट मैं क्लियर करके जाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस वैकेंसी के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। और बच्चे सबसे महत्वपूर्ण चीज, बीएससी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं क्या रेलवे का? क्योंकि लगभग ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है और उन बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि वो रेलवे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आज आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर होने वाला है। हाँ, इतना है कि बीएससी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। किस किस पोस्ट के ऊपर, कौन कौन सी वैकेंसी के ऊपर भर सकते हैं, वो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। और बच्चे पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को एक ही क्लास के अंदर देकर चला जाऊंगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है। सारी की सारी चीजें बच्चे कंप्लीट जानकारी देकर जाऊंगा। क्लास को पूरा अच्छे से कवर करना। अगर कोई भी बच्चा चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं बच्चे बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट। देखिए, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे 2024 और 2025 के अंदर जो रेलवे की वैकेंसीज आई थी ना, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग किन किन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे 2024 से 2027 की जितनी भी वैकेंसीज होगी बच्चे, उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 70,000 प्लस आगामी जो पद होंगे 2026 के अंदर बच्चे, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है। उनके ऊपर हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं। 10th क्लास से लेकर अगर आप लोगों ने बीटेक किया है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वहां तक की सभी बच्चों के लिए संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो करते हैं क्लास की स्टार्ट। देखिए, अब सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि रेलवे भर्ती का मैक्रो व्यू क्या है, टाइमलाइन और अवसर क्या है। इसका मतलब 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी आई थी, 2025 में कौन सी वैकेंसी आई थी, 26 में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और बच्चे कौन सी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, किन की प्रोसेस अभी भी जारी है। तो देखिए, 2024 की बात करता हूं बच्चे। मैं सबसे पहले 2024 की वैकेंसी की बात करता हूं। लगभग 92,000 प्लस वैकेंसियां निकली थी 2024 के अंदर, ठीक है, और जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर 2025 के अंदर लगभग 50,970 के आसपास वैकेंसीज निकाली थी रेलवे के द्वारा, जिनमें से एएलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाला, इनकी प्रक्रिया बच्चे कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्जाम है वो तो अभी भी चल ही रहा है। 16 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच उसका एग्जाम होना है, चल रहा है वो, ठीक है। तो 2025 की अगर हम लोग बात कर लें, जो 2025 के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकाली थी रेलवे ने, उनमें से केवल 2 वैकेंसियां ऐसी है जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। और वो कौन कौन सी है? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जो 12th क्लास किए हुए बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, और बच्चे ग्रुप डी की परीक्षाएं अभी भी शेष है। तो 2025 के अंदर जो वैकेंसियां निकली थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। 2026 के अंदर कुछ 1-2 महीनों के अंदर बच्चे इनकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम अभी भी चल रहा है। अगर आप लोग रेलवे के नियमित छात्र हैं, नियमित स्टूडेंट है, लगातार अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते आ रहे हो, तब तो बच्चे आप लोगों को इन जानकारियों के बारे में पता होगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी जिसकी ग्रेजुएशन हुई है या फिर 12th हुई है या फिर किसी ने 10th क्लास किया होगा, किसी ने आईटीआई किया होगा, तो बिल्कुल फ्रेश वाले बच्चों के लिए बच्चे ये चीजें काम की नहीं है, क्योंकि इन सभी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, लगभग वैकेंसियां कंप्लीट हो चुकी है, कुछ के एग्जाम होने बाकी है, तो इनसे आप लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन बिल्कुल फ्रेश वाले बच्चों के लिए बच्चे ये देखिए, स्वर्ण अवसर है, गोल्डन चांस आप लोगों के लिए माना जा रहा है। बच्चे किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी की सारी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। रेलवे का स्वर्ण काल चल रहा है बच्चे। इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रेलवे ने
लगातार 3-4 साल तक कंटिन्यू अपना कैलेंडर दिया है और नई वैकेंसीज निकाली है बच्चे। आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। रेलवे के इतिहास में पहली बार लगातार 3 से 4 वर्षों तक मेगा भर्तियां हो रही है। 2026-2027 के लिए एक अभूतपूर्व अवसर कतार में है। जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी करना चाहता है उसके लिए 26-27 के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली है वो बच्चे बिल्कुल गोल्डन चांस है। इतनी सारी वैकेंसियां बच्चे रेलवे के अंदर आज तक नहीं आई। कोई भी बच्चा अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है ना, अगर उसने ठान रखा है कि रेलवे के अंदर उसको सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चे इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 24-25 कंप्लीट है, लगभग 26-27 के अंदर बच्चे भरमार है वैकेंसियों की। लगभग 70,000 प्लस वैकेंसी जाने वाली है। किस किस डिपार्टमेंट में आएगी, किस किस पोस्ट के ऊपर आएगी, सारी जानकारियां देने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट, अब वैकेंसीज कौन सी आने वाली है वो थोड़ी सी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किस बच्चे की क्या क्वालिफिकेशन है और वो रेलवे की किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि रेलवे के अंदर बच्चे एएलपी की वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आती है, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकलती है, जेई की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, पैरामेडिकल की भी पोस्टें आती है कुछ, ठीक है ना। तो इन सभी वैकेंसियों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर, बेटा सारी की सारी एक साथ लिख कर लेकर आया हूं। तो काफी मेहनत की है चीजों को बनाने के अंदर, केवल और केवल इसलिए ताकि आप लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे, अगर किसी बच्चे ने 10th क्लास कर रखा है, केवल उस बच्चे की क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है, केवल 10वीं क्लास तक पढ़ा है, तो वो कौन सा फॉर्म भर सकता है? वो बच्चा केवल और केवल ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और किसी भी वैकेंसी, मतलब रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। समझ में आई बात? केवल ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने 12th कर रखा है तो 12th वाला बच्चा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर सकता है, साथ ही साथ बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भी भर सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए, अगर किसी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है तो वो बच्चा रेलवे का एएलपी वाला फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट लोको पायलट वाला फॉर्म भी भर सकता है, और बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है। ये 3 वैकेंसीज उन बच्चों के लिए होती है जो आईटीआई करके बैठे हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगर आप लोग डिप्लोमाधारी है, अगर आप लोगों ने किसी चीज से डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? एएलपी का फॉर्म भर सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ बच्चे जेई, हाँ जेई वाला फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर वाला फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। लगभग बच्चों में यह रहता है कि सर जेई जूनियर इंजीनियर, जिसने बीटेक किया है वही जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है, जिस बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी बच्चे जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिलअप कर सकता है, साथ ही साथ बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भी वो भर सकता है। क्लियर है बात यहां तक? अब आ जाइए बच्चे बीएससी वाले बच्चों के ऊपर। बीएससी वाले बच्चे, लगभग यही सुना होगा, बीएससी वाले बच्चे रेलवे में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, देखना समझना। बीएससी अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकता है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म बच्चे वो लगा सकता है। क्लियर है बात? और साथ ही साथ बच्चे वो कौन सा, जेई के अंदर कुछ एक स्पेशल पोस्ट निकलती है, उनके लिए भी बच्चे वो आवेदन कर सकता है। ठीक है ना? जेई के लिए भी वो बच्चा आवेदन कर सकता है। जिसने बीएससी कर रखा है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकता है, और बच्चे जेई का फॉर्म भर सकता है। एनटीपीसी तो चलो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसकी भी ग्रेजुएशन मानी जाती है बीएससी, तो वो तो फिलअप कर ही सकता है। ठीक है ना? ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि 10th उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन मानी जाती है। तो समझ में आ गया, बीएससी वाले बच्चे जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने बीएससी कर रखा है ना, वो पीछे मत रहना इस बार। बीटेक किया है या बीई किया है, किसी ने इंजीनियरिंग वगैरह किया है, तो बच्चे वो एएलपी के लिए तो आवेदन कर ही सकता है, पता ही होगा इस चीज का तो आप लोगों को। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी फॉर्म भर सकता है बच्चे, और सेक्शन कंट्रोलर, सॉरी नहीं, जेई का फॉर्म भी भर सकता है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो तो नॉर्मल सी बात होगी। एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भी भर सकता है, साथ ही साथ बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भी भर सकता है। समझ में आ गया? जिसने बीटेक किया है वो कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब अगर किसी बच्चे ने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकता है? देखिए,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे सेक्शन कंट्रोलर की। सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म बच्चे वही बच्चा भर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। क्लियर है बात? और साथ ही साथ बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भी भर सकता है, ये तो पता ही है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म होगा। और ग्रुप डी का भी बच्चे फॉर्म भर सकता है। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी जानकारियां आप लोगों को पता चल चुकी होगी। यहाँ जरूर देख लीजिए, बीटेक अगर कर रखा है आप लोगों ने आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो बच्चे एएलपी के लिए अयोग्य हो जाओगे। इस चीज को देख लेना। मैंने लिखा कि बीटेक वाले बच्चे एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने बीटेक किया है आईटी और सीएस के अंदर वो बच्चे अयोग्य है, वो एएलपी का फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है बात? बीएससी के छात्र विशिष्ट जेई पदों जैसे सीएमए और डीएमएस के लिए योग्य होते हैं। ये जूनियर इंजीनियर के अंदर बच्चे अलग से पोस्ट आती है जिनके अंदर बीएससी वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद इस चीज की जानकारी अभी तक आप लोगों को नहीं थी, जो देना जरूरी थी। आगे चलते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चे, ताकि बार बार ना देखना पड़े, पता रहे कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले एएलपी की बात करते हैं बच्चे। एएलपी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें अलग से बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना? क्या क्या चीजें चाहिए? असिस्टेंट लोगो पायलट शैक्षणिक योग्यता। एएलपी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अगर आप लोगों ने 10th कर रखा है और साथ में आईटीआई डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है, तो कुछ एक ट्रेड ऐसी होगी जिनके अंदर यही क्वालिफिकेशन मांगता है, वो आप लोग फिल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो कुछ एक ऐसी ट्रेड होंगी, कुछ एक ऐसी ट्रेड है जिनके अंदर आप लोग बच्चे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 10th कर रखा है और बच्चे किसी के अंदर अप्रेंटिसशिप पार्ट कर रखा है, तो भी बच्चे आप लोग अप्लाई कर सकते हो एएलपी के लिए। अगर आप लोगों ने 10th कर रखा है और 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर रखा है, तब भी बच्चे आप लोग एएलपी के लिए योग्य माने जाओगे। अगर आप लोगों ने बीटेक वगैरह कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स है वैसे ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 ब्रांचें हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है। और ऑटो के अंदर अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखा है, तब भी बच्चे आप लोग एएलपी का फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है बात? ध्यान देने लायक बात क्या है? यदि आपने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में किया है, तो आप एएलपी के लिए पूरी तरह अयोग्य माने जाओगे। ये मैंने पहले भी डिस्कस करवा दिया। आगे चलते हैं बच्चे। देखो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, इस पोस्ट के लिए बच्चे क्या क्या चीजें चाहिए हम लोग अच्छे से बात करते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग का अवसर, ठीक है? जिस बच्चों ने साइंस फैकल्टी से है, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखा है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर आप लोगों ने 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है संबंधित ट्रेड से, जो ट्रेड होती है ना इसके अंदर अलग अलग, उनके लिए बात कर रहे हैं। बीई या बीटेक कर रखा है बच्चे, ईसीई, ट्रिपल ई जैसे कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों ने अगर बीटेक कर रखा है, तो बच्चे आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती। तीनों मार्ग ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए मान्य होते हैं। तीनों मार्ग कौन कौन से? अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखा है, अगर आप लोगों ने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखा है, तो बच्चे आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर 2 होते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि कई बीएससी छात्रों को यही नहीं पता होता कि वे केवल ग्रेड फर्स्ट के लिए पूरी तरह योग्य है। विज्ञान स्नातकों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर होता है। शायद इस बात की जानकारी अभी तक आप लोगों को नहीं थी कि बीएससी वाले बच्चे भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बच्चे भर सकते हैं, ठीक है ना बात? आगे चलते हैं। देखिए, और मेरे ख्याल से सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर सही जानकारी मिल रही है बच्चे, जिस चीज की आप लोग उम्मीद कर रहे थे, अगर वो जानकारियां मिल रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो कि अगर किसी चीज की कमी रही है, तो वो नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरी करेंगे। अब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे। आईटीआई का मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? आईटीआई वाले बच्चे तो भर सकते हैं, लेकिन समझना, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात करता हूं। एक एग्जांपल लिया गया है, फिटर जो ट्रेड होती है आप लोगों की, उसका। अगर किसी बच्चे ने फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखा है,
तो बच्चे वो काफी सारी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है। पोस्ट 1 के लिए, पोस्ट बी के लिए, पोस्ट सी के लिए, पोस्ट डी के लिए, पोस्ट ई के लिए, बहुत सारी पोस्टें होती है इसके अंदर। तो वो बहुत सारी पोस्टों के लिए बच्चे एलिजिबल माना जाता है, योग्य माना जाता है अगर किसी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है तो, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि भी किस पोस्ट के अंदर कौन सी ट्रेड उसने मांग रखी है। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनके अंदर बच्चे मल्टीपल ट्रेड मांगी जाती है, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा वेकेंट पोस्ट के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये समझ लेना। न्यूनतम योग्यता क्या होती है? 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, ठीक है बात। स्मार्ट रणनीति क्या होनी चाहिए? एक ट्रेड से आप कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यही चीज यहां पर आप लोगों को बताई गई है। उदाहरण के लिए यदि नोटिफिकेशन में 25 पद है तो एक फिटर उनमें से 15 पदों के लिए योग्य हो सकता है। एग्जाम्पल लेके बताया है कि अगर टोटल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट थर्ड के अंदर अगर 25 पद निकले हैं, 25 पद का मतलब क्या होगा? 25 अलग अलग कैटेगरी के अंदर बच्चे पोस्टें निकली है, ठीक है ना, जैसे पोस्ट ए पोस्ट बी, तो उसमें से लगभग वो बच्चा भर सकता है। तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए बच्चे वो बच्चा योग्य माना जाएगा, इतना समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 की बच्चे पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है ना, सेक्शन कंट्रोलर। अब देखो क्या बताना है, इतना पता है कि सर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है सेक्शन कंट्रोलर के अंदर। पात्रता क्या होती है? केवल एक सामान्य स्नातक डिग्री, किसी भी चीज से आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो बच्चे आप लोग इसके लिए पात्रता रखते हो, ठीक है। किसी विशेष तकनीकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अलग से किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है, अगर आप लोग लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग योग्य नहीं होगे। अंतिम वर्ष के छात्र ध्यान दें, अंतिम वर्ष के छात्र देखिए, यदि आपके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक अंतिम मार्कशीट या रिजल्ट नहीं है तो आप इसके लिए अयोग्य है, अपीयरिंग उम्मीदवार मान्य नहीं होंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल अगर कंप्लीट है, जब तक इसका फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक अगर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो मिल गई जानकारी अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइए, जूनियर इंजीनियर जेई बीएससी वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर केवल इंजीनियर्स के लिए नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों के अंदर ये चलता रहता है कि जूनियर इंजीनियर, अच्छा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट तो जो इंजीनियरिंग कर रखी है वही भरेंगे, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है ना। मुख्य पद तो इसके अंदर जेई का ही होता है, लेकिन इसके अंदर देखिए योग्यता क्या है। डिप्लोमा या डिग्री अगर आप लोगों ने कर रखी है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, सिविल से, इंडस्ट्रियल से, ऑटो से, अगर इनसे आप लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप लोग योग्य माने जाओगे, ठीक है। विशेष पद सीएमए और डीएमएस की अलग से वैकेंसीज निकलती है जेई के अंदर। योग्यता क्या है? बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री से न्यूनतम 45% अंकों के साथ अगर आप लोगों ने कर रखी है तो बच्चे विज्ञान स्नातकों के लिए शानदार अवसर है। जैसे 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 के अंदर बच्चे 2559 पद इन्हीं के निकले थे, किसके? सीएमए और डीएमएस के। तो वैकेंसीज अच्छी खासी आती है बच्चे, और बीएससी वाले बच्चों को लगभग पता भी नहीं है, तो वहां कंपटीशन भी आप लोगों का कम होने वाला है। तो अच्छे से समझ लेना इस चीज को, इस चीज के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस इतना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 45% अंकों के साथ आप लोगों का किया हुआ होना चाहिए बीएससी कंप्लीट। निष्कर्ष क्या है? नोटिफिकेशन में पोस्ट पैरामीटर्स को बारीकी से पढ़े। बीएससी के छात्र भी जेई के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाइए, अब एनटीपीसी ग्रेजुएट प्रमुख पद और टाइपिंग का सच क्या है। अब एनटीपीसी के अंदर बच्चे अलग अलग पोस्टों के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, तो लगभग बच्चों को यही लगता है कि सर इसके अंदर टाइपिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर टाइपिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं है, टाइपिंग का हमने कोई कोर्स नहीं कर रखा। तो बच्चे ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। सच्चाई क्या है देख लीजिए। देखो, स्टेशन मास्टर है, टाइपिंग होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर है, टाइपिंग तो होगा।
चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर है, टाइपिंग तो देना पड़ेगा आप लोगों को। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट है, टाइपिंग तो होगा इसमें भी। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिंग चलता है। लेकिन इतना याद रखना कि लोगों को क्या लगता है कि टाइपिस्ट पदों के लिए बाहरी टाइपिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अरे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए आप लोगों को टाइपिंग की। लेकिन रेलवे अलग से बच्चे टाइपिंग टेस्ट लेता है, उसके अंदर आप लोगों की जो स्पीड है वो मायने रखेगी। आप लोग अगर उस स्पीड का पालन कर लोगे जो रेलवे बताता है, तो बच्चे आप लोगों को किसी भी अलग से टाइपिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए अलग से आप लोगों को किसी भी टाइपिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देख लीजिए मिथ्या क्या है, भ्रम क्या है। भ्रम तो ये है लोगों के अंदर कि हमें टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अलग अलग तरीके से आप लोगों ने किसी को सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा होगा, वो जरूरत नहीं है उसकी। सत्य क्या है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समझ लीजिए पदों के लिए केवल स्नातक डिग्री आवश्यक है, केवल ग्रेजुएशन आवश्यक है। टाइपिस्ट पदों के लिए रेलवे स्वयं कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं जिसको, लेता है। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है ना बात। बस आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना, तो आप लोगों को बच्चे स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बस टाइपिंग के अंदर जो रेलवे अलग से उसका टेस्ट लेता है वो पास करना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 50% नियम का एक्सेप्शन क्या है, छूट क्या है। अब बच्चों के अंदर ये भी भ्रम है जो आज आप लोगों का क्लियर होने वाला है, समझना। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने 12th कर रखा है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्या होता है, मांगते क्या है, 12th किया हुआ बच्चे के पास 50% के अंदर डिग्री होनी चाहिए। मतलब 50% कम से कम 12th में उसके बच्चे के होने चाहिए, ये मांगते हैं। लेकिन समझना अच्छे से क्या है, अगर आप लोगों के पास 45% नंबर है 12th क्लास के अंदर और आप लोगों ने आगे कोई भी पढ़ाई नहीं की, केवल और केवल आप लोगों ने 12th तक किया है और बच्चे आप लोगों के 50% से कम है, 46, 47, 48 कुछ भी होंगे, 50% से कम है, तो बच्चे आप लोग अयोग्य हो, आप लोग अंडर ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन 12वीं क्लास के अंदर अगर आप लोगों के 50% से कम है, अगर 50% से कम है और अगर आप लोगों ने 12th के बाद आगे भी पढ़ाई कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखा है, बीएससी वगैरह कर रखा है, तो बच्चे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बेशक आप लोगों के 12th क्लास के अंदर 50% नंबर नहीं है, तब भी। समझ में आई चीज? तो 50% नियम से छूट पूरी तरीके से योग्य माने जाएंगे वो बच्चे। कब? जब 12वीं के बाद आगे भी उन बच्चों ने अगर पढ़ाई कर रखी है तभी माने जाएंगे, वरना फिर आप लोगों को 50% के साथ 12th होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या निष्कर्ष निकला? यदि आपने 12वीं के बाद स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो 12वीं की कक्षा में 50% अंकों की यह अनिवार्य शर्त आप पर लागू नहीं होगी। ठीक है ना? आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। समझ गए अच्छे से मेरे ख्याल से बातें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। देखो ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है, रेलवे का सबसे बड़ा विशाल प्रवेश द्वार है। अरे कोई भी बच्चा आवेदन कर सकता है, मिनिमम 10th होना चाहिए। ठीक है ना? तो 10वीं पास, न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है बच्चे? 10th पास। अगर आप लोगों ने 10वीं कर रखा और कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा है तो बेझिझक अप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10th कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सभी उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार, बीए है, बीएससी है, बीटेक है, किसी चीज से ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया है तब भी बच्चे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर सारे बच्चे आते हैं। ठीक है ना? स्पष्टता क्या है? ग्रुप डी के लिए कोई विशेष तकनीकी योग्यता अनिवार्य नहीं है। 10वीं पास से लेकर किसी भी उच्च स्तर की शिक्षा वाले लाखों उम्मीदवार इस विशाल भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है ना? अभी 2025 के ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड है, अच्छे से देख लेना। पूरा मैंने पूरी की पूरी जानकारी दी है और 2026 के अंदर
बेटा सभी पदों के ऊपर वैकेंसीज आएगी। एएलपी का तो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ गया, अगले कुछ टाइम बाद उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग 11,000 के आसपास वैकेंसीज के ऊपर आया है। तो एएलपी का फॉर्म कुछ समय बाद स्टार्ट हो ही जाएंगे। एनटीपीसी है, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी है, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड थर्ड है, जेई वाला पार्ट है। तो बच्चे इन सभी के ऊपर 70,000, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है 2026 के अंदर। क्लियर है बात? अब देख लीजिए 2026-27 के लिए अंतिम चेकलिस्ट और गोल्डन रूल्स क्या है। नो फाइनल ईयर अलाउंस क्या है? सेक्शन कंट्रोलर और ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक मार्कशीट या परिणाम हाथ में होना अनिवार्य है। ठीक है, अपियरिंग वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये रूल है। रूल नंबर 2 क्या है? पोस्ट प्रोफरेंस ही पावर है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और जेई में आपकी एक ट्रेड या डिग्री कई अलग अलग पोस्ट के दरवाजे खोल सकती है। नोटिफिकेशन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बात। रूल नंबर 3 क्या है? 0 सर्टिफिकेट बैरियर होगा। एनटीपीसी के लिए किसी बाहरी टाइपिंग सर्टिफिकेट के पीछे न भागें। रेलवे केवल आपका स्किल टेस्ट लेगा, ये जानकारी मैं दे चुका हूं। लास्ट क्या है? 2026 की 70,000 प्लस वैकेंसीज आपकी तैयारी का इंतजार कर रही है। नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, आज ही अपने लक्ष्य के अनुसार तैयारी शुरू कर दें। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात थी जो बिल्कुल लास्ट में थी। ठीक है ना? तो नोटिफिकेशन आता रहेगा, वैकेंसीज 100% आने वाली है बच्चे। एएलपी की तो आ भी चुकी है, अलग अलग और भी वैकेंसीज आने वाली है। तो आज ही आप लोग संपूर्ण तैयारी के अंदर लग जाएं और बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।